साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखो, आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो टॉपिक जुड़ा हुआ है बेल इन ट्रेडमार्क केसेस, इंक्लूडिंग द केस अंडर कॉपीराइट एंड बीएनएस और आईपीसी। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई दुकान लेके बैठे हुए हैं, एक टीम आती है, उसके साथ में पुलिस वाले होते हैं और ये कहते हैं कि तुमने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को जो है फॉल्सिफाई किया है और उन प्रोडक्ट्स को जो है तुमने मार्केट में जो है बेचा है, तुम जो है जिम्मेदार हो। और सर्च के नाम पर आपका हैरेसमेंट होता है, अल्टीमेटली मौका कार्रवाई होती है। जो भी आर्टिकल मौके से मिले हैं उनको सीज़ करते हैं एंड विदाउट एनी साइंटिफिक रिपोर्ट आपको जो है मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान आपको गिरफ्तार करने पर आमदा हो जाती है। तो वहाँ पर करें क्या, आपके अधिकार क्या होंगे, किस तरह से बेल को मूव करना है और बेल की पिटीशन जो हम लिख रहे हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू बी डिस्कस्ड। ठीक है जी। तो आज के अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसको समझने के लिए सबसे पहले कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए। जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन अपन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कि जब भी इस तरह के मैटर्स होंगे तो उसका ऑरिजिन कैसे होगा, किस तरह से कार्रवाई होगी और किस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, बेसिकली क्या होता है कि जो मामले हैं कॉपीराइट के या ट्रेडमार्क के या बीएनएस के, जो कि जुड़े हुए हैं कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से, तो उस सिनेरियो में सबसे पहले कोई कंसर्न व्यक्ति, जो कंपनी का ऑथोराइज पर्सन स्वयं को जो है कहेगा, वो एक कंप्लेंट जो है कंसर्न थाने पे देगा और ये लिखेगा कि मुझे मालूम पड़ा कि किसी एरिया में हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक रहे हैं। जब मैं दुकान पे गया या किसी प्रीमाइसिस में गया तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारे प्रोडक्ट्स को जो है फॉल्सिफाई किया जा रहा है, जिसके कई मेथड्स जो है हो सकते हैं कि माल जो है नकली बना दिया और डब्बों में जो है पैक कर दिया, डब्बे ओरिजिनल है। या पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि माल कंपनी का है और डब्बे जो है वो यूज़ हो रहे हैं किसी अन्य कंपनी के। पॉसिबिलिटी इस बात की भी है, या इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि नकली रैपर लगा दिए किसी कंपनी के और उसमें अपना माल जो है डाल दिया और ये शो कर दिया कि ये माल किसी ब्रांड का है। तो कई इसके इंस्टेंस हो सकते हैं, उस पर हमको नहीं जाना है। बट मेन बात है कि इन मैटर्स में जो कंपनी का होता है प्रतिनिधि, वो यूजुअली आता है और कंप्लेंट जो है फाइल करता है पुलिस के समक्ष। पुलिस जो है उस कंप्लेंट पर बगैर एफआईआर काटे, बगैर कोई इंक्वायरी करे, ये है मजे की बात। तो सीधा जो है पहुंचती है उस प्रीमाइसिस पे या शॉप पर जहाँ पर ऐसा हो रहा है या जिसके कॉन्टेक्स्ट में जो है शिकायत की गई है। उस दुकान का सर्च करने के दौरान जो भी आर्टिकल मिलते हैं उन्हें सीज कर लेती है और ये कहती है कि भाई आपने कॉपीराइट का जो है उल्लंघन किया है, आपने ट्रेडमार्क का जो है उल्लंघन किया है और आपने बीएनएस के अपराध जो कि जुड़े हुए हैं कॉपीराइट या ट्रेडमार्क से, उसका भी जो है उल्लंघन किया है। कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंसर्न व्यक्ति है उसे गिरफ्तार तक कर लिया जाता है और ऐसा ही इस मामले में हुआ था। यहाँ पर सर्च हुआ और कंसर्न व्यक्ति पर आरोप था कि जो उसके कंटेनर हैं ये हूबहू कॉपी हैं किसी कंपनी के प्रोडक्ट से, और जो कैस्ट्रोल ऑयल था उसके कॉन्टेक्स्ट में ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, फॉल्सिफिकेशन का जो है आरोप था। और ये कहा गया था कि कंपनी का जो ट्रेड नेम है, जो ट्रेडमार्क है, जो आर्टिस्टिक वर्क है, उसका फॉल्सिफिकेशन करके जो फर्जी या काउंटरफिटेड या फैब्रिकेटेड जो है ऑयल के डब्बे या ड्रम जो है तैयार किए गए और अल्टीमेटली फॉल्स स्टिकर लगा के उनको जो है मार्केट में बेचा गया और प्रॉफिट जो है कमाया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में जो आर्टिकल सीज हुए थे और जो फर्दर प्रोसीडिंग हुई तो पुलिस ने संपूर्ण कार्रवाइयों के पश्चात जो है एफआईआर को दर्ज किया। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी परिवादी जब थाने पे पहुंचता है तो वहां ड्यूटी है पुलिस की टू असर्टेन वेदर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट ही नहीं हो रहा है तो वहां पर पुलिस एफआईआर नहीं काट सकती है। वहां पर अगर कार्रवाई करनी है परिवादी को तो उसको बिफोर मजिस्ट्रेट जो है परिवाद दाखिल करना होगा, फिर मजिस्ट्रेट की आज्ञा से पुलिस जो है कार्रवाई कर सकती है, पर उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले ड्यूटी क्या है, टू असर्टेन वेदर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट और नॉट, और उसके लिए पैरामीटर क्या है, दे आर रिक्वायर्ड एंड बाउंड टू होल्ड द इंक्वायरी। पर ये लोग ऐसा करते नहीं है, ये लोग परिवादी की रिपोर्ट पर सीधी कार्रवाई पर जो है आमदा हो जाते हैं और उसके बाद जो है ये एफआईआर काटते हैं। ऐसे एफआईआर सेक्शन 162 सीआरपीसी से हेड है, जिस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है गणेश गोगोई बनाम स्टेट ऑफ असम का, जिसका डेट है 7 जुलाई 2009। क्लियर हो गया आपको। तो इस पॉइंट पर भी अपने को जो है ऐसे कंप्लेंट्स को, ऐसी एफआईआर को हिट करना होता है, इवन दो वी आर आर्ग्यूइंग अ केस फॉर बेल। दूसरी बात आपको समझनी है कि इस केस में जो एफआईआर कटी थी, अमूमन ये एफआईआर हर केस में कटती है। सेक्शन जो है वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन लगाया गया था 345 सब क्लॉज 2, 345 सब क्लॉज 3, 347 सब क्लॉज 1, 349, 350, 351 सब क्लॉज 1,
318 है सब क्लॉज 3 BNS का, पर अमूमन सेक्शन 318 सब क्लॉज 3 BNS लगाया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा धारा 51, धारा 63 कॉपीराइट एक्ट का लगाया गया, धारा 103, 104 ट्रेडमार्क एक्ट का लगाया गया। कॉपीराइट के केस में कई बार धारा 65 भी ये लोग जोड़ देते हैं, ये डिपेंड करता है आयोग की प्रूडेंस और उसका इंटरेस्ट क्या केस में उसको लेके। पर अमूमन जब हम बेल को आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो ड्राफ्टिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है इन केसेस में। और इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये कॉन्टेंट मैंने लिया है, ये लिया है फ्रॉम जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय ऑनरेबल MP हाई कोर्ट, जिसका पिटिशन नंबर है 38898/2024। रतन बनाम स्टेट ऑफ MP इस जजमेंट का जो है नाम है, और 1 अक्टूबर 2024 को जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस हुआ है। सबसे पहली बात, इसमें जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बाद FIR है, तो ऐसी FIR हिट है बाय सेक्शन 162 ऑफ CRPC। पहला स्टैंड तो आप ये ले सकते हैं। दूसरी बात है कि ऑफेंस जो है पनिशेबल है अप टू 7 ईयर। एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले CRPC में 41A का लाभ जो है अक्यूज को दे दिया जाता था, पर अब ये रिप्लेस हो गया विद BNSS, तो वहाँ पर धारा 35 सब क्लॉज 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बेसिकली मांग ही नहीं करते हैं धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS के नोटिस की, वो आते हैं कार्रवाई करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि भाई मौके पर गिरफ्तार नहीं करते, फिर भी हम लोग जगते नहीं हैं। जब गिरफ्तार होने की स्थिति आती है फिर हम भागते फिरते रहते हैं। तो जब भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो कोशिश ये करो कि अगर वो कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं या वो जबरन कार्रवाई कर रहे हैं या गलत कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप विधिक सलाह के अनुसार धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS की तरफ आगे बढ़ सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके लिए ही दिक्कत बाद में होगी। मौके कार्रवाई पर आपके वकील को मौजूद रखो। मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ कि जो भी लिखा पढ़ी आप नहीं कर सकते हो या आपको घबराहट हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो एक सूझबूझ वाले आदमी को साथ में हमेशा रखो। और अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो एक फार्मूला दिमाग में सेटल कर लो कि आपको धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का नोटिस मांगना है। अगर वो नहीं दे रहे हैं, बगैर शौकोस के इमीडिएट कार्रवाई कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर प्रॉक्सिमेट एंड इन एग्जैक्टी। उसकी कॉपी आपको भेजनी है जरिए पोस्ट SP को, जरिए पोस्ट थाने को। इसके अलावा मेल भी करना है आपको हाथों हाथ उन कंसर्न व्यक्तियों को व्हाट्सअप करना है, अगर उन कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के नंबर अवेलेबल है तो। और अगर नहीं है तो आपका जो सेकंड बॉडी है, मीन्स आपका एडवोकेट, ये काम करे। पर जो भी है इमीडिएट करना है। अगर आप मौके पर ये चीज़ लिख के नहीं दोगे, इमीडिएटली ये कार्रवाई नहीं करोगे, तो वो लोग अपनी गलत कार्रवाइयों को जो है आगे बढ़ाते जाएंगे और आपके ही संवैधानिक अधिकारों को वो लोग जो है अफेक्ट करते जाएंगे, जो कि आर्टिकल 21 संविधान का पार्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा होता नहीं है, वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, परेशान करते हैं। भाई आप बोलते नहीं हो, आप साफ साफ करते रहते हो, उनके पैर पकड़ते रहते हो, बिल्कुल गलत बात। देखो वो एक अथॉरिटी है, माना, सम्मान करना चाहिए, माना, कॉपरेट करना चाहिए, माना, कानून भी कहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो फ्रीडम्स हैं, जो अपने लिबर्टीज़ हैं, जो आपको राइट्स दिए गए कानून में, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए झुक जाएं। अगर अधिकार है और इनको ये मालूम है कि ये अधिकार जानता है और टेक्निकली वर्कआउट कर सकता है, ये लोग पीछे हटने की कोशिश करते हैं। इनको मालूम है कि इनके विरुद्ध भी CCA रूल में कार्रवाई हो सकती है। एक आपको बात बताऊं, मैं एक मैटर था रिनी जौहर बनाम स्टेट ऑफ MP का, ये जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट से। रिनी जौहर के मामले में भी गलत कार्रवाई करने पर और विधि विरुद्ध अरेस्ट करने पर 5 लाख का जो है फाइन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। जब वहाँ पर पॉसिबल है तो यहाँ भी पॉसिबल है। सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति का जो है कॉन्सिक्वेंटल क्या आता है रिकॉर्ड पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, हम हाथ जोड़ना चाहते हैं, हमको लगता है कि भाई मौके पर सेटिंग करके ब्राइब देके छूट जाएंगे, तो ये गलतफहमी जो है दिमाग से निकाल देना। वो पैसा भी ले जाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे और फिर कह देंगे साहब वो बड़े अफसरों का दबाव था, हम क्या करें। इसलिए मौके पर अलर्ट रहो। जो चीज़ करनी है वो आपका डिस्क्रिप्शन है, मेरा काम आपको बताना। पर जो भी सूटेबल मोड है उसमें, जो इफेक्टिव मोड है उसमें आपको लीगल जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें जो है बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तीसरा है क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। चौथी बात है फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो वहाँ पर चांसेस मैक्सिमम है। फिर है पीरियड ऑफ कस्टडी, कब से आप जेल में हैं। और इसके अलावा कंक्लूजन ऑफ ट्रायल विल टेक टाइम। और इसके अलावा जो कंडीशंस है 480 सब क्लॉज 3 BNSS की, उसका कंप्लाइंस। अगर ये बातें आपने इंकॉर्पोरेट कर ली तो निश्चित तौर पर आपको सफलता रहेंगी बेल आर्ग्यू करने में और सफलता रहेगी आपको बेल के रिजल्ट्स प्राप्त करने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको विशेषता ध्यान में रखिएगा और इसको ध्यान में रखते हुए बेल को ड्राफ्ट कीजिएगा और आर्ग्यू कीजिएगा। और इसके अलावा मौके पर करना क्या है, खासकर धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS की लाइट में, ये भी मैंने आपको जो है स्पेसिफिक कर दिया। थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो बच भी जाएंगे, सम्मान भी रहेगा। अगर नहीं रहेंगे तो मान भी जाएगा
और अल्टीमेटली बेइज्जती होगी सो अलग। तो इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब चाहे बनो चाहे मत बनो, पर कम से कम आपका एक आदर्श, आपका जो एक कहते हैं ना भाई एक डोमिनेंसी है, वो तो क्रिएट हो ही जाएगी। और कोई आदमी कितना ही तानाशाह हो या कितना ही बड़ा होशियार चंद हो, कुछ भी हो, पर अगर आपको लीगल नॉलेज है और आप लॉफुली जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये लोग आपका बाल विवाह का नहीं कर सकते। यकीन मानिएगा, करके देखिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।